अपना प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूं शाजिया अकरम। प्रोग्राम में मेरे साथ है सईद काजी और समी इब्राहिम। नाजरीन, सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि पार्लियामेंट और आइन पर नए तर्ज के हमलों पर नजर रखना होगी। सदर साहब का ये बयान किसकी जानिब इशारा है? आखिर कौन है जो पार्लियामेंट और आइन पर नए तर्ज के हमले करना चाहता है? इस पर आज हम बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे शुमाली वज़ीरिस्तान में पाकिस्तान और अमेरिका की जानिब से मुश्तरका फौजी ऑपरेशन की, जिसके बारे में अब अमेरिका ने कहा है कि इस बारे में मनसूबा तैयार कर लिया गया है। क्या ये नया ऑपरेशन दहशतगर्दी का खात्मा कर सकेगा या हमारे लिए मुश्किलात का एक नया पैगाम होगा? इस पर आज हम बात करेंगे। सवाल हमारा आज का सुन लीजिए। सवाल हमारा ये है कि मुल्की मसाइल की वजह आप क्या समझते हैं कि नाकिस हुकूमती कारकर्दगी है या करप्शन? इस पर अपनी राय दीजिए, ईमेल कीजिए, SMS कीजिए या टेलीफोन कॉल के जरिए हमारे सवाल का जवाब दीजिए। इसके अलावा और बहुत सी अहम खबरें आज के दिन की आपके साथ शेयर करने के लिए सबसे पहले काजी साहब से पूछते हैं कि उनके पास आज के दिन की क्या खबरें। जी काजी साहब। शाजिया, सबसे पहले तो मैं बात करूंगा, एक तो हिजरत हमने की थी, जैसे कल हमने वो जो एक मनाया भी अपना आज़ादी का दिन, मगर एक मोहम्मद हनीफ साहब हैं, बड़े नोटेड वो लिखने वाले हैं, उन्होंने एक नई हिजरत की कहानी सुनाई है। इस पर मैं बात करूंगा कैसे हज़ारा का एक नौजवान यहाँ से हिजरत करके गया बाहर और कैसे शिकारपुर से एक नौजवान गया, क्या वो सूरत हाल थी। बड़ी दिलचस्प तो नहीं कहना चाहिए, दिलगुदाज कहानी है। इस पर बात करेंगे और फिर साथ ही तौकीर सादिक साहब का जो मामला था 83 अरब रुपए की ओगरा में जो करप्शन है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने इस्तफसार किया है कि वो ECL पर होते हुए कैसे बाहर चले गए। और 83 और अरबों की तो हम ऐसे बातें सुनते हैं जैसे दरख्तों पर यहाँ नोट लगते हैं एक ख़ास तबके के लिए। तो इस पर बात करेंगे। और शाजिया, फिर एक वाक़या कल फैसलाबाद में हुआ बेरोज़गार नौजवान तहरीक के ज़िमन में, इस पे हम अपने नुमाइंदे से भी लेंगे कि कुछ नौजवान जो है वो बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ कल एक उन्होंने कैंप लगा रखा था और रजिस्टर कर रहे थे लोगों को अपना प्रोटेस्ट भी। तो पुलिस का ये कहना है जी कि ये फार्म्स बेच रहे थे और ये दो मुतज़ाद कहानियाँ सामने आई। डिग्री होल्डर हैं, जैसे हमारे नुमाइंदा ने रात को खबर भी दी थी, वो नौजवान, और वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया। ये डिटेल्स लेंगे। और फिर आखिर में एक और बड़ी दिलचस्प डेवलपमेंट, राफेल क्रोया जो कि सदर हैं एक्वाडोर के, उन्होंने जूलियन असांज को आखिरकार पनाह दे दी है, मगर वो हैं अब लंदन में। वहां से वो कैसे निकलेंगे? मगर मैं इस पर ये बात करूंगा कि आज़ाद कौमें और उनके आज़ाद हुक्मरान कैसे फैसले करते हैं। भले इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट उन्हें रोक रही थी कि जूलियन असांज को वो सजा देना चाहते हैं, उस पर जाली मुकदमात बनाए हैं इन्होंने, बज़ाहिर यही लग रहा है बादिल नज़र में, मगर जूलियन असांज को वो कह रहे हैं कि हम इसे पनाह देंगे। क्या सूरत हाल है, इससे हम आगाह करेंगे। सही। समी साहब के पास अब चलते हैं। जी समी साहब, आपके पास क्या खबरें हैं? शाजिया, इंटेलिजेंस ब्यूरो के सरबराह ने यह कहा है कि उनका काम सिर्फ पाकिस्तानी सियासतदानों की पर नज़र रखना है और वो सिर्फ उनकी नकलो हरकत को मॉनिटर करते हैं और जो अहम सिक्योरिटी के मामलात हैं उनसे उनका कोई अमल दखल नहीं, कोई लेना देना नहीं। इस पर बात करेंगे कि इसके क्या असरात हैं और अब इस इदारे को आगे किस तरह होना चाहिए। दूसरा, पंजाब से ये खबर आई है कि पंजाब पुलिस के सरबराह जो हैं हाजी हबीबुर रहमान, इन्होंने खुद से एक लेटर लिखा है फेडरल गवर्नमेंट को, जिसमें इन्होंने कहा है कि मैं एक बहुत बहादुर अफसर हूँ, इसलिए मुझे बहादुरी पर आप तमगा इम्तियाज़ दें, और उन्होंने मनावा केस का जिक्र किया। अच्छा। तो इसमें ये देखेंगे कि पंजाब और वफाकी हुकूमत के दरमियान इस मसले पर क्या ख़तो किताबत हुई है और अब हाजी साहब को आगे चलकर कोई एजाज़ मिलेगा या इनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी। और तीसरी ये खबर मैंने चुनी कि मक्का में जो इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है और उसमें बहुत सारे मसाइल, ख़ास तौर पर मिस्र के अंदर जो इस वक्त सूरत हाल है उस पर बात की जा रही है, लेकिन हम देखेंगे कि इसका बुनियादी मकसद क्या था इस कॉन्फ्रेंस का। ठीक है, यहाँ पर मैं एक ब्रेक लूंगी। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर सदर आसिफ अली जरदारी को किससे खतरा है कि आइन और पार्लियामेंट पर हमला हो सकता है। एक ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद खुशामदीद। सदर आसिफ अली जरदारी ने आखिर किस जानिब इशारा किया है कि आइन और पार्लियामेंट पर नए तर्ज के हमले हो सकते हैं? क्या इसका मतलब यह है कि इस पर पहले भी हमले हो चुके हैं? काजी साहब, आइन में तरमीम करना, कानून साजी करना पार्लियामेंट का काम है, तो हम लोगों का डर किस जानिब से है? बड़ी वाज़ेह बात है और वो ज़ाहिर है जो एक चल रहा है सिलसिला, हम देख रहे हैं TV और मीडिया पे भी इसका अक्स हमें नज़र आता है। मगर जब हम कहते हैं कि आइन और जमहूरियत पे अगर हमला है तो फिर क्या आइन जरदारी साहब और जो हैं राजा साहब ये आइन और जमहूरियत हैं?
और जमहूर है। तो मैं इसलिए कहता हूँ डिस्टिंक्शन इसलिए भी करें कि जो जमहूरियत पे हमला होता है वो जमहूर पे हमला होता है, और जमहूर पे हमला ये होता है कि जब आप जो है जब रोज़ाना उसकी किसी न किसी चीज़ की कीमत बढ़ाते हैं, यूटिलिटी की कीमत, वो जमहूर पे हमला होता है, उससे हम नहीं लेते। मगर जब ये क्लास इंटरेस्ट की बात आती है कि अगर सुप्रीम कोर्ट आज का दौर हो, कल का दौर हो, परसों का दौर हो, मैं इसकी बात नहीं करता, इससे बालातर होकर देखें कि अगर सुप्रीम कोर्ट जो है और उसमें और पार्लियामान या एग्जीक्यूटिव में एक टग ऑफ वार चल रहा है, तो वो कहते हैं जी हम जमहूरियत हैं, वो कहते हैं हम अदलिया हैं, इस तरह से ये तो मेरे ख्याल में उनका यही मुराद है कि आने वाले दिनों में होगा। और बेसिकली जो एक कैंपेन स्टेप अप की हमने, हम ये देख रहे हैं कि जिस तरह फैसल रजा आब्दी साहब भी आ रहे हैं इस वक्त सामने, आज फिर एतजाज एहसन साहब की एक स्टेटमेंट आई, इससे पहले एक दिन पहले स्टेटमेंट थी गिलानी साहब की। तो ये एक सफबंदी की है उन्होंने, अपने तय एक स्ट्रेटजी तैयार की है जो पहले बड़ी मलफूज थी, एक मैसेज दिया था, अब वो खुल के सामने आ गई है। अब देखेंगे कि वाकयात अनफोल्ड होके किस समझ जाते हैं। मैसेज ये जो पैगाम है अदलिया की जानिब में कि अदलिया की जानिब से कोई हमला हो सकता है आइन पर, पार्लियामेंट पर, जबकि चीफ जस्टिस साफ कह चुके हैं कि ऐसा कोई इकदाम नहीं किया जाएगा। देखिए शाजिया, मैं इस सारे कॉन्टेक्स्ट में जो जनरल इशफाक परवेज़ कियानी का काकूल अकेडमी में जो खिताब है मैं उसका हवाला दूंगा, जिसमें उन्होंने बड़ी खुलकर बात की और उसमें उन्होंने कोई इसको किसी मलफूफ अंदाज में नहीं कहा। उन्होंने 3-4 बातें कहीं जो बिल्कुल इसी तनाज़र में है। उन्होंने ये कहा एक तो कि जो कुछ भी हुआ माजी में तमाम इदारे इसका ज़िम्मेदार रहे हैं और उन्होंने जो ज़िम्मेदारी थी उसमें भले फ़ौज भी थी उसको उन्होंने कबूल किया, एक्सेप्ट किया। फिर उसके बाद उन्होंने गवर्नेंस का जिक्र किया जिसमें उनका ये कहना था कि बढ़ती हुई महंगाई और करप्शन और जो सारी सूरत हाल है ये बड़ी ठीक नहीं है, नामुनासिब है। लेकिन इसके साथ उन्होंने एक बात कही कि रियासत के अंदर जो मुतवाज़ी रियासत कायम करने की कोशिश की जा रही है वो भी पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है। और फिर ये बात उन्होंने कही कि अगर आप किसी चीज़ पर डट जाते हैं, बिल्कुल उस पर एक्सट्रीम अगर आप कोई ले लेते हैं पॉइंट ऑफ व्यू, तो वो भी एक तरह की दहशतगर्दी होती है। तो ये एक बुनियादी तौर पर उन्होंने भी वार्न किया है जो इस वक्त सूरत हाल है ये कोई ढकी छुपी बात नहीं। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और चीफ जस्टिस साहब के दरमियान एक बड़ी सीधी लड़ाई है अदालतों के दरमियान, और मामला वही स्विस केसों वाला और NRO खत है। आज भी NRO अमल दरामद केस पर बात हो रही है अदालत में। तो ये सदर और पीपल्स पार्टी और अदलिया बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने है, ये कोई नई सिचुएशन नहीं। लेकिन इसमें जो तो आपको नहीं लगता हुकूमत इस मामले को, इस जंग को, इस लड़ाई को तूल दे रही है? जिस तरह फैसल रजा आबदी मुख्तलिफ टीवी प्रोग्राम्स में उनके अखबारात में बयान आ रहे हैं, जिस तरह वो अदलिया के खिलाफ खुलम खुला बयानात दे रहे हैं, ये तो लड़ाई को बढ़ाने वाली बात नहीं। क्या अगर ये कहा जाए चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब से कि उनके बच्चे के पर जो इल्जामात है इसकी तहकीकात की जाए, तो ये क्या अदलिया पर हमला है? जिस अंदाज में या जिस गुफ्तगू में वो बात करते हैं। मैं आप दोनों हजरात की खातून और हजरत की सुलह करा देता हूँ। समी साहब, बात यह है कि जो अरसलान साहब ने किया नहीं, आप हमारी सुलह ना कराएं। अगर आप सुलह करानी है तो जरदारी साहब और इफ्तिखार चौधरी साहब मैं अर्ज करता हूँ। बात यह है कि ये बिल्कुल ठीक है, जो अरसलान साहब का है उनका भी केस होना चाहिए और जो जरदारी साहब का है वो भी सामने आना चाहिए। इम्यूनिटी है नहीं है, सेटल होना चाहिए। मुराद ये है कि जो मैं अर्ज कर चुका हूं, ये लड़ाई इम्प्यूनिटी की बन गई है। ये लड़ाई बन गई है कि जनाब आप भी खामोश रहे, हम भी खामोश हैं। यहां मसला ये नहीं है कि अरसलान साहब ने अगर कोई गलत काम किया है तो उसको सामने लाया जाए। मसला ये है कि हमारे नाम हमारे भी बंद करें मिट्टी पो, ये जिस तरह कहते हैं हम चौधरी साहब के बारे में कि मिट्टी पाओ, तो ये बात गलत है। ये बात गलत है। ये जो रवायती काम है सियासतदानों को बदनाम करने का, आप तो उस पे उतर आए हैं। बदनाम मैं क्या कर रहा हूं? बेरोजगार नौजवानों को आप अंदर कर रहे हैं। अभी स्टोरी हम उठाएंगे, बिजली की कीमतें रोज बढ़ा रहे हैं, हर हफ्ते बाद जो है हम अपने आप को बदनाम कर रहे हैं। आप काफी हैं अपने इकदाम जो फरमाए जा रहे हैं आपके प्यारी जो जमहूरियत की तरफ से, वो काफी है उनको बदनाम करने के लिए, और वो गैर जमहूरी इकदाम है। जब आप जमहूरियत को कुचलते हैं तो ये गैर जमहूरी इकदाम हैं और वो आप जमहूर बन के कर रहे हैं। उस तरफ कुछ नहीं है और इस बेमानी लड़ाई से अवाम का बखुदा कुछ लेना देना नहीं है। जी काजी साहब, ये जो आप बात कह रहे हैं ना कि जी वो कहते हैं हमसे ना पूछें, वो कहते हैं हमसे ना पूछें, ये कतई तौर पर गलत है। मेरा नहीं ख्याल कोई भी ये कह रहा है कि आप हमसे ना पूछें। जहां तक इस वक्त मामला सदारती इस्तिस्नाक है तो उसमें सिर्फ इतनी सी बात है कि जो केसेस हैं जरदारी साहब के ऊपर वो उस वक्त तक नहीं प्रोसेस हो सकते जब तक वो सदर के ओहदे पर फायज हैं। वो सदर के ओहदे से उतर आएंगे तो आप सारे केस उनके ऊपर खोल दें। इसमें कौन कह रहा है कि आप जी उनसे ना पूछें और हम उनसे ना पूछें? आप तो एक कैटेगराइजेशन इस तरह करते हैं जिसमें जो आप अपना मकसद असल आप मुझे ये बताएं। अच्छा, एक सवाल का जवाब दें। कराची में, मैं ये कल खबर भी अपडेट कर लूंगा, कराची में जो एक बदनवानी की अदालतें हैं वहां बंदे अपॉइंट इसलिए नहीं हो रहे थे क्योंकि जो आपका केस है इसमें जो हमारी बड़ी मिल है
इस PSM में, उसके लिए जो है खालिद मोइन आफ्ताब और ये लोग जो हैं वो अभी ट्राई नहीं हो पा रहे। तो एक पूरा हजूर, मैं ये किसी को डिफेंड नहीं कर रहा, ना मैं अदलिया को डिफेंड कर रहा हूं, ना मैं उनको कर रहा हूं, मैं तो अवाम की बात करता हूं कि आप जिन बातों पे लड़ रहे हैं लड़ते रहें, मगर बुनियादी तौर पे जो आप एक एस्टेब्लिशमेंट में बैठ के, हुकूमत में बैठ के अवाम पे अटैक कर रहे हैं, क्या ये सारी लड़ाई उसको छुपाने के लिए तो नहीं है कहीं? तो हमें इसमें पार्टी ना बनाए, क्योंकि इसमें लगता है कि हम पार्टी नहीं है, क्योंकि जब बिजली और पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं आपको फर्क नहीं पड़ता, हमें पड़ता है। जी समी साहब। नहीं, आप सही कह रहे हैं, मैं तो इस बात से इत्तेफाक करता हूं, जो अवामी मसाइल हैं उनको हल करने की कोशिश की जानी चाहिए, लेकिन जिस तरह आपने जो ये जोड़ा है ना, उनका उसका सिलसिला जिस तरह जोड़ा है, वो मैंने सिर्फ ये अर्ज किया है कि गालबन ये बात इस तरह से नहीं है। ये बात आपकी सही है कि एक ऐसे इशू पर लड़ाई की जा रही है जिसका डायरेक्ट आवाम को फायदा नहीं है, यहां तक तो बात आपकी सही है, लेकिन ये बात कहना कि ये लड़ाई इसलिए है कि वो कहते हैं मुझे तुम ना छेड़ो, मुझे तुम ना छेड़ो, तो नहीं, ये इस तरह नहीं है मामला। तो और क्या है? नहीं कह रहा कि हमें तो और क्या है? जब आप जाके कहते हैं जनाब अगर हमने किया है तो आपने भी किया है, भाई देखे ना, या तो आप कानून लेके आए, देखे बात सुने, देखे ना पॉजिटिव तरीका क्या था, आप कानून बना के ले आए। काजी साहब ये अब जी ये अगर अब मुझे आप इजाजत दें सिर्फ 30 सेकंड की, देखिए बात सिंपल सी ये है, आपने सवाल किया कि जी शाजिया ने कहा जी अदलिया पर हमले हो रहे हैं, फैसल रजा आबदी साहब करें। मैंने सिर्फ इतना कहा है कि फैसल रजा आबदी साहब ने जो बात की है वो एक इल्ज़ाम है जो उन्होंने हाईलाइट किया है, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट तहकीकात बजाय रोकने के उसको खोल के तो सारा मामले को निपटा दे, सिर्फ इतनी सी बात है। इसका ये मतलब थोड़ी है कि अगर कोई किसी जज का बच्चा कोई करप्शन करे और अगर आप उस पर बात करें तो इसका मतलब है कि आपने अदलिया पर हमला कर दिया। आप अपने दिल पे हाथ रख के एक बात का जवाब दे दें। जो सुप्रीम कोर्ट ने दीगर इश्यूज टेकअप किए, एफेड्रेन केस किया, क्या उसमें रुकावटें नहीं डाली एग्जीक्यूटिव ने? जो तबादले किए जाते रहे, क्या उसमें रुकावट नहीं डाली? हम तो अरसलान साहब पे बात करने को तैयार हैं, क्या आप उस पर बात करने को तैयार हैं? तो बेसिकली क्या मांग रहे हैं वो? कौन क्या क्या मुंतहा मकसूद क्या है इस वक्त आपकी जो एग्जीक्यूटिव है, जिसकी आप इस वक्त एक लिहाज से मुझे कॉलर लेने दे। चाइना से साजिद है। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी बात कीजिए। सबसे पहली बात तो ये है कि खबर है कि चीन को मेरी तरफ से जो है ना सबको सलाम पहुंचे। जी जी हाँ, अच्छा। और दूसरी बात ये है कि आज के सवाल के हवाले से मुझे बात करनी कि जहाँ भाई नाकिस पॉलिसी होगी वहीं तो करप्शन होती है। ठीक जितनी भी नाकिस पॉलिसियाँ हो रही हैं हुकूमत की, इसी वजह से करप्शन जो है पनप रही है। और दूसरी बात ये है कि मेरा जो है ना, मैं एक छोटी सी बात करूंगा, मेरा समी इब्राहिम साहब से सवाल है कि हम जो है ये जो है जमहूरियत 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 को हमने इतना डंडोरा पीट दिया, इसको जमहूरियत की जगह हमने इसको शरीयत बना लिया, समझ गए। और मैं आपको एक छोटी सी एक और बात करना चाहता हूँ कि मैं जो हूँ चाइना में रहता हूँ, चाइना में कोई डेमोक्रेसी नहीं है। आप यहाँ के सिस्टम देखें, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर देखें, यहाँ पे मसवाद देखें, यहाँ का जस्टिस देखें। और दूसरी एक और बात ये है कि मेरा 2 दिन पहले बहुत सीवियर ऑपरेशन हुआ है, समझ गए। मैं हैरान रह गया हूँ मतलब इस मुल्क के लिए कि भाई हुजी का जो मुल्क का सदर जहाँ से दवाई लेता है मैं भी वहीं से दवाई लेता हूँ, मेरा जहाँ इलाज होता है वहीं उसका इलाज होता है, वो जो दवा खाता है वही दवा मैं खाता हूँ, समझ गए भाई। सबसे बड़ी बात है कि जहाँ जस्टिस होगा, जहाँ मसवाद होगी, समझ गए। और दूसरी बात है समी इब्राहिम साहब, भूखे आदमी को सिर्फ रोटी चाहिए होती है, उसको इस चीज से मतलब नहीं होता कि डेमोक्रेसी है या डिक्टेटर है या मुशर्रफ का दौर है या जनरल जिया का दौर है। इस भूखे आदमी को सिर्फ रोटी चाहिए, समझिए। हमारी कौम को इस टाइम। शुक्रिया, ठीक है, बहुत शुक्रिया साजिद साहब आपका। जी समी साहब जवाब दीजिए। भाई ये तो बिल्कुल काजी साहब के कबीले के आदमी लगते हैं। इन्होंने वो जमहूरियत को बिल्कुल तिया पांचा करके इन्होंने कहा कि वो जो मसावत रोटी की बात की ना, उन्होंने रोटी की बात कर दी, गरीब आदमी को रोटी दे दो। जिस जगह आपका कबीला है रोटी छीनने वालों का, जिस जगह वो रह रहे हैं, जिस मुल्क में वो रह रहे हैं, उन्होंने उसकी रोटी छीन के खवास को दे दो, उनके महलात तामीर कर दो, नीचे गुर्बत में बर्बाद कर दो और उसके ऊपर टैग लगा दो जमहूरियत। तो ये बिल्कुल ठीक फरमाया आपने। समी साहब अच्छी मिसाल भी सुन लेते हैं। आप सही फरमा रहे हैं। मैं बिल्कुल जो उन्होंने कॉलर ने जो बात कही, ये जो चीज है कि रोटी छीन कर लोगों को गुर्बत देना, इसको तो कोई इंडोर्स नहीं कर रहा। आपने उनकी मगर आप अमल कर रहे हैं, एंडोर्स नहीं कर रहे। एलपीजी की कीमतों में 100-200% प्रॉफिट रख के गरीब को मार के एंडोर्स नहीं किया आपने, अमल किया है। समी साहब उनकी इक्वालिटी की मुसावात वाली आपने बात सुनी,
कि जिस जगह उनका इलाज होता है वहीं वहाँ के सदर का होता है, जो दवाई वो खाते हैं वही दवाई वो खाते हैं, लेकिन ऐसा सिस्टम यहाँ पे नहीं है जिसकी वो शिकायत कर रहे थे। देखें, जमहूरियत तो है ना, सोशलिज्म, कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म की बहस में नहीं जाना चाहता, ये वहाँ कम्युनिज्म नहीं है बाय द वे, इश्यूज हैं जी। चाइना में इस वक्त कम्युनिज्म उस तरह नहीं है, चाइना में 60% इकोनॉमी जो है मैंने सर सोशलिज्म की बात की है। मैं समझता हूं आप क्या कह रहे हैं और मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता। बिल्कुल उन्होंने जो बात कही सही कही, मसावात होनी चाहिए और इसमें तफरीक नहीं होनी चाहिए, ये बात उनकी सही है। इस वक्त पाकिस्तान के अवाम जो हैं उन्होंने अपने लिए जो रास्ता इख्तियार किया हुआ है वो डेमोक्रेसी का रास्ता है। अगर पाकिस्तान के अवाम किसी और निज़ाम को चाहते हैं तो वो कोई और निज़ाम भी आ जाएगा। इस वक्त जो निज़ाम है उसको बेहतर करके ही आप लोगों को आप समझते हैं समी साहब पाकिस्तान में मुसावात है, किसी तरह की मुसाफात है? नहीं, मैं तो ये बताएं, आप अदालत में मुसावात है जब आप वकील हायर करने जाते हैं, अदालत में मुसावात है, एक 5,000 का वकील है, एक 2 करोड़ का वकील है। आप अदालत में आप जाते हैं सेहत के लिए, एक में 5 रुपए की पर्ची दे रहा है एक क्वैक, और एक तरफ जो है वो 2,000 रुपया डॉक्टर। तो मुसावात है यहाँ पे, इस पे ये भी जमहूरियत है? नहीं, मसावात नहीं है, लेकिन जिन ममालिक में जमहूरियत है वहां पर मसावात ये कायम है। मसलन जहां पर जमहूरियत अपने, तो फिर इसका मतलब है अगर ये यहाँ कायम नहीं है, इसका मतलब यहाँ जमहूरियत नहीं है। इसका मतलब यहाँ फिर जमहूरियत नहीं है। जमहूरियत का हमें धोखा दिया जा रहा है, हमारे साथ हाथ किया जा रहा है। नहीं, इसका मतलब यह है कि हमारा जो निज़ाम है उसमें बहुत सारी खराबियां हैं। जो लोग इसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं वो अपने फराइज पूरी तरह से नहीं अदा कर सके। हमें इसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है। अब हमें उन्हें तमगा उसने कारकर्दगी दे देना चाहिए कि उन्होंने ये अदा नहीं कर लिया, तो फिर क्या करें हम उनका? ये तमगा अवाम पे छोड़ दें काजी साहब। समी साहब, ये तमगा अवाम पे रोजाना हम इस पे बहस करते हैं काजी साहब के इस पर क्या होना चाहिए। एवरी डे इस पर हम बहस होती है। मैं तो ये बिल्कुल इसी निज़ाम को ठीक करने में ही पाकिस्तान का सभी सब आगे बढ़ते हैं। अगली हमारी खबर थी शुमाली वजीरिस्तान में जो पाकिस्तान और अमेरिका के मुश्तरका फौजी ऑपरेशन की बातें हो रही है। अमेरिका की जानिब से कहा गया कि इसकी तैयारियां भी कर ली गई हैं। अमेरिकी मीडिया इस हवाले से क्या कह रहा है? देखिए, अमेरिकी मीडिया ने कल जो बात कही, लियोन पनाटा की जो स्टेटमेंट है, जो सेक्रेटरी डिफेंस हैं अमेरिका के, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें उनका ये कहना है कि पाकिस्तान तालिबान के खिलाफ कार्रवाई करने के बारे में सोच रहा है। कब करेगा ये उनकी डिस्क्रिप्शन है, लेकिन एक बात उन्होंने ये कही कि हमें ये इल्म नहीं कि क्या वो हकानी ग्रुप के खिलाफ भी कार्रवाई करेगा या नहीं। तो और फिर मैं इसको जोड़ूंगा जो जनरल कियानी साहब ने जो बात की है कि जिसमें वो जो काकूल अकेडमी में तकरीर है उनमें ये चीज़ भी शामिल है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग है सिर्फ वही वाहिद रास्ता नहीं है मामले को संभालने का। तो जो एक पाकिस्तान की हमेशा से ये बात रही है कि तो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं उनको इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए और मुज़ाकरात करते वक्त डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी चाहिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है अमेरिकन मीडिया को देखते हुए कि शायद पाकिस्तानी जो मौक़िफ़ था उसको अब अमेरिकन ने एक्नॉलेज करना शुरू कर दिया है और आगे चलकर मुझे ये लगता है कि इसमें बेहतरी आएगी। तो कैसा भी जो ऑपरेशन है पाकिस्तान से दहशतगर्दी के खात्मे का पैगाम भी हो सकता है। जो कियानी साहब ने कल बोले उसमें एक बड़े अच्छा नुक्ता उन्होंने उठाया। उन्होंने कहा कि भाई एक तो आज उन्होंने कहा कि जी आप लॉज में भी तब्दील करें, जो समी साहब बात करते रहते हैं। एक उन्होंने कहा कि हम जंग वाहिद रास्ता नहीं है, और साथ उन्होंने कहा कि जरूरी नहीं कि जंग दुरुस्त रास्ता भी हो। अच्छा ये है, मगर पेनेटा साहब और कहानी बोल रहे हैं। मेरा यहाँ पे एक मैं जरा जो मैं कहना चाहता हूँ, इराक में इन्होंने जंग की, क्या नतीजा निकला? अफगानिस्तान दहशतगर्दी वहां अगर 5% थी अब 150% है। डेली वहां पे धमाके हो रहे हैं, अभी ये निकल भी गए हैं, तो सारी स्टेट को डिस्टेबलाइज करके निकल गए। अफगानिस्तान में भी जो आपके सामने, तो इस जंग से हमें क्या मिलेगा? इस पे जो बड़े हमारे बड़े हैं, हमारी अस्करी क़यादत है, हमारी सिविलियन क़यादत भी अगर समझ ले, अगर कोशिश करे इस अंदाज से, या क्योंकि ये भी उसकी जिम्मेदारियों में से है, तो हमें क्या पॉलिसी इख्तियार करनी चाहिए और हमें अमेरिका से कैसे मामला करना चाहिए, ये हमारी एग्जिस्टेंस के लिए बहुत जरूरी है। सही, यहाँ पर वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपकी मजीद लाइव कॉल्स लेंगे। टेक अ ब्रेक। खुशामदीद। फैसलाबाद से एक कॉलर है उमर। हेलो 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 जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, बात कीजिए। मैम बात ये है कि इनका पहला टॉपिक था आपका मुल्की मसाइल का जो है। जी, सवाल हमारा था। हाँ, सवाल था आपका जी जी
ये नाकिस कारकर्दगी है या करप्शन है? जी जी जी। मेरे ख्याल में ये दोनों चीजें हैं, क्योंकि 4 साल में जितना इन्होंने जोर दिया है जमहूरियत को मुस्तहकम करने के लिए, इतना अगर जोर दे देते गुर्बत को खत्म करने के लिए, मेरे ख्याल में आज पाकिस्तान किसी दूसरी शक्ल में होता। और रही बात दूसरा, इन्होंने शहबाज शरीफ ने किए काफी काम, ये इन्होंने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम चलाए, शहबाज शरीफ ने लैपटॉप स्कीम चलाई। अगर यही काम किसी गरीब को नौकरी दिलाने में मेरे ख्याल में दिए जाते तो काफी सूरत बेहतर हो सकती थी। अब जो आ रहा है, ये आपका दूसरा सवाल था कि हमारा सवाल ये था कि मुल्की मसाइल की वजह क्या है, नाकिस कारकर्दगी या करप्शन? दोनों चीजें हैं। ठीक है, करप्ट भी लोग बैठे हैं, जो हुक्मरान है करप्ट भी हैं। ठीक है, और ठीक है, नाकिस कारकर्दगी भी है। बहुत शुक्रिया आपका। एक और कॉलर है, अमजद हैं कमालिया से। हलाओ। अच्छा, मैं आज के हवाले से कहना चाहूँगा जी कि मुल्की मसाइल का जो सबब है वो करप्शन है, और करप्शन होती है नाकिस हुकूमती कारकर्दगी की बुनियाद पर। मुल्क के अंदर ये जो हुकूमत ने मुफाहमती पॉलिसी चलाई है, इसका नाम तो सरेआम लूट मार की इजाज़त देना है। जो हुकूमत के साथ शरीक हो जाता है, आप मुने सिलाई के केसेस देख लें, उसकी प्रोसिक्यूशन ही नहीं करते, उसके साथ ये इस तरह सलूक करते हैं हुकूमत कि बिल्कुल उसके दिफा करती है गवर्नमेंट। इन्होंने करप्शन के केसेस जो हैं मुफाहमत के नाम पे ख़त्म करवा दिए हैं, मुफाहमत के नाम पे इस हुकूमत ने लूट मार का बाजार गर्म कर रखा है। मेरा एक सवाल यहाँ पे समी इब्राहिम साहब से ये भी है कि ये सियासतदान अपने खुद यानी आईने में क्यों नहीं देखते खुद को, कि फैसल रजा अब्दी साहब कह रहे हैं कि अदालतों ने, आला अदलिया ने कई मुजरिम छोड़े हैं। तो आप बताएं, इस हुकूमत ने 4 सालों में किस मुजरिम को फांसी दी है? आला अदलिया ने तकरीबन 89 हैं दहशतगर्द जो इंतहाई डेंजरस टेररिस्ट हैं, जिनको अदलिया सजाएं दे चुकी है, सजाए मौत, और सदर साहब उनकी फाइलें मुफाहमत के नाम पे दबा के बैठे हुए हैं। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी समी साहब, आप जवाब दीजिए जरा। देखें, जो इन्होंने पहली जो बात कही ना कि करप्शन बुनियादी तौर पर इसलिए होती है कि ये हुक्मरानों की या एडमिनिस्ट्रेशन की नाअहली है, 100% सही बात है। करप्शन होती तब है जब इंतज़ामिया अपना काम करने की बजाय इस तरह के काम शुरू कर देती है जिसमें खुद भी वो बेनिफिशरी हो जाती है। तो ये तो बात उनकी सही है। दूसरा, ये बात भी उनकी सही है कि सजाए मौत के किसी कैदी को आज तक, जब से पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई है, जब से सदर बने आसिफ अली जरदारी, तो वो सजाए मौत उन्होंने नहीं दी और डेथ सेल में मौजूद हैं मुलजमान। किसी की सज़ा माफ़ भी नहीं की गई, सिर्फ ये कहा जा रहा है कि अब गौर किया जा रहा है कि उनकी सजाए मौत को उम्र कैद में तब्दील कर दिया जाए। उसका एक बुनियादी उसकी वजह, मैं उसको डिफेंड नहीं कर रहा, सिर्फ ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी ये समझती है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को एक अदालती कत्ल उनका किया गया, अदालत ने एक फ़ैसला दिया जो नाइंसाफ़ी पर मबनी था, इसलिए वो सजाए मौत के जो कैदी हैं उनको वो एग्जीक्यूट नहीं करते, सजाए मौत को जो पाकिस्तानी अदलिया की जानब से सजाएँ दी जाती हैं। तो इसलिए उन्होंने उसको वो सजाए मौत को उम्र कैद में वो कम्यूट कर देते हैं। बाकी जो फैसल रजा अब्दी साहब के जो इल्ज़ामात है, उस पर मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि जो उनके ये इल्ज़ामात हैं तहकीकात के हवाले से, वो अगर सुप्रीम कोर्ट उनको जल्द अज जल्द उनको निपटा देगी तो वो मामला जल्दी हल हो जाएगा। हाँ, दोनों तरफ से जल्दी हो जाए तो मेरे ख्याल में बड़ी बेहतर है। बाकी जो केसेस पड़े हुए हैं जिस पे तफ्तीश होनी है, जिस पे FIA के जो हैं वो ऑफिशियल जो हैं ट्रांसफ़र हो जाते हैं, तो दोनों तरफ आग बराबर लगी हुई। मैं अपनी स्टोरी पे आता हूँ। शाजिया, एक समी साहब ये ज़रा सुनिएगा, मोहम्मद हनीफ साहब को सब जानते हैं, वो नावलिस्ट भी हैं। तो उन्होंने जिक्र किया अपने एक सफ़र का जो उन्होंने किया है कराची से बैंकॉक तक। तो उसमें एक बच्चा जो कि बज़ाहिर चाइनीज़ लुकिंग था, चाइनीज़ की तरह लग रहा था, तो उससे जो बिजनेसमैन ही आमतौर पे जाते हैं वहाँ, हमें पता है बैंकॉक जो, तो वो उससे बात करने की चाइनीज़ में कोशिश कर रहे थे। तो वो बच्चा बोला उर्दू में कि ये बच्चे क्या बात कर रहे हैं। तो इस पे हनीफ साहब ने उससे पूछा कि भाई तुम कितने यंग, कहाँ जा रहे हो? तो उसने कहा कि मैं यंग नहीं हूँ, मैं 9वीं क्लास में पढ़ता हूँ, 14 साल मेरी उम्र है। न जाने मेरे वालिद साहब को क्या हुआ है, सरयाब रोड पर उनकी एक बहुत बड़ा स्टोर है और वो बहुत दिनों से स्टोर पे भी जाना बंद हो गए हैं। हमें वो स्कूल भी नहीं जाने देते, हम खेलने जाते थे, हमें खेलने भी नहीं जाने दे रहे अब। तो अब उन्होंने मुझे भेज दिया है अपने एक अंकल की तरफ, जो अंकल मिर्ज़ा हैं, जिसका वो नाम ले रहा था, शायद वो सिर्फ मासूम बच्चे को लेने आए थे। तो उस कहानी को बड़ा उन्होंने एक दिलगुदाज अंदाज में कहानी सुनाई कि कैसे लोग यहाँ से हिजरत करें। और उसके बाप ने सोचा कि चलो बच्चा मुझसे दूर तो होगा, जिंदा तो रहेगा, तो इसे मैं भेज दूं। इसी के साथ जोड़ के उन्होंने एक और कहानी बम्बे के एक नौजवान की सुनाई जो शिकारपुर से वहाँ गया है और जो कि एक अकलियत का नुमाइंदा था। तो उससे वो उन्हें मिला तो गुफ्तगू में वो लड़का कहने लगा कि मैं यहाँ तो ठीक हूँ, मेरे कोई कारोबार भी है यहाँ पे, मगर मुझे एक बड़ा प्रॉब्लम है, मुझे इसका हल बता दें। मैं जब भी रात को सोता हूँ मुझे ख्वाब शिकारपुर के आते हैं।
अपने उस शहर के आते हैं, जहाँ मैं इनसे इतना कैसे अर्सा निजात गुजारा। हासिल करूँ। तो ये एक थोड़ी सी एक स्टोरी कम एक फेबल या एक अफसाना टाइप मुझे लगा। तो मैंने कहा लेकिन इसमें स्टोरी भी है कि क्या क्या बीत रही है, तो हम क्या कर रहे हैं अपने लोगों के साथ, अपने मुल्क के साथ हम क्या कर रहे हैं, क्या हमारी तरजीहात हैं और हमारी आबादियों पे क्या बीत रही है। तो किस खासा तरह लोग एक छोड़कर खिड़की जा खुलती रहे है हैं। ये पढ़ के। सही। समी साहब, आपकी खबरों की तरफ आते हैं, आप किस खबर पे पहले बात करना चाहेंगे? मैं वो जो इंटेलिजेंस ब्यूरो के सरबराह थे जावेद नूर साहब, ये असल में मामला ऐसे हुआ कि जो एबटाबाद कमीशन था उन्होंने आईबी के चीफ को भी बुलाया। ये कमीशन था जो ओसामा बिन लादेन की वहाँ पर मौजूदगी और हलाकत के हवाले से तहकीकात कर रहा था। तो पहले तो वो आए नहीं आईबी के चीफ, और उसके बाद जब वो आए तो उन्होंने कहा, कमीशन को बताया, उन्होंने कहा जनाब देखें ये जो आप हमसे पूछ रहे हैं ना ओसामा बिन लादेन की यहाँ मौजूदगी और ये तो हमारी डोमेन ही नहीं है, इस पर तो हम बोल ही नहीं सकते, ना इस पर हम ऐसे मामलात पर हमारी नज़र है। तो कमीशन ने उनसे पूछा कि आप करते क्या हैं? उन्होंने कहा जी हम तो सिर्फ जो पाकिस्तानी सियासतदान हैं इनकी नकलो हरकत को मॉनिटर करते हैं। अच्छा। और ये सरकार को बता देते हैं कि जनाब आपके मुखालिफ सियासतदान क्या कर रहे हैं। तो कमीशन ने अब ये सजेस्ट किया है, जो लीक हुई है हिस्सा, जो कमीशन अभी तक कमीशन ने कोई बाज़ाब्ता तौर पे तो अपनी रिपोर्ट नहीं दी, लेकिन जो मीडिया में कुछ चीज़ें जो लीक हुई हैं उसमें कमीशन ने ये तजवीज़ किया है कि अब जो वजारत दाखिला को आईबी जो है वो वजारत दाखिला के मातहत कर देनी चाहिए, और वज़ीर आज़म जो हैं उनके मातहत ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो तो इसको सरकारी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने सियासी मुखालिफिन के लिए। तो मुझे नहीं समझ आई कि वो अगर वजारत दाखिला के तहत मतहत हो जाएगी तो फिर वो सियासी काम किस तरह से नहीं करेगी। तो ये मैंने ये काजी साहब ये बेसिकली खबर इसलिए चुनी कि देखे जो हमारे कौमी सलामती के मामलात हैं उसमें जब हमारी सिविलियन इंस्टीट्यूशंस इस तरह काम करेंगे कि वो उनका काम सिर्फ ये होगा कि अपने मुखालिफिन पर नज़र रखना है और पाकिस्तान के मुखालिफिन को बिल्कुल खुला छोड़ देना है कि जो मर्जी वो काम करें, तो फिर इसका वो जो एक बार बार हम कहते हैं कि जी उन लोगों ने इंटरवेंशन कर दी, तो यहाँ पर मुझे ऐसा हिस्सा नजर आया कि ये सियासतदानों की अपनी एक कोताही है जिसकी वजह से दूसरे ताले आजमाओं को भी मौका मिलता है। एक कॉलर ले लेते हैं लंदन से, सैयद सुल्तान। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद टीपू सुल्तान है और मैं लंदन से बात कर रहा हूँ जी। अभी मेरा क्वेश्चन है समी इब्राहिम साहब से कि सर यहाँ पे कई दफ़ा बहुत मादरत के साथ बात हो रही है करप्शन की और पॉलिटिशियंस की। तो करप्शन तो है ही है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सर हमारे पॉलिटिशियंस, मुझे अभी तक याद है मैं एक जगह पे जॉब करता था, मेरे साथ एक मिस्टर हैरी जॉब करता था। तो नवाज शरीफ साहब की एक तकरीर थी, तो वो कुछ इंग्लिश में बात कर रहे थे, या जैसे अभी ये गिलानी साहब ने भी आगे की। तो सर जब इमरान खान साहब थे या परवेज मुशर्रफ साहब थे, वो जब इधर आते थे बात करते थे, थोड़ी सी हमें वो होती थी कि हमारे जो मुल्क के सियासतदान हैं उनको कुछ बात करने का सलीका है, कुछ तरीका है, थोड़ी शर्मिंदगी नहीं होती थी। तो जब उनको वो दिखाते थे तो वो थोड़ा हंसते थे कि यार ये आपके मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, और जैसे अब हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं, तो वो थोड़ा सा हमें ये होता था। और दूसरा करप्शन की बात पे आते हैं सर, मैंने खुद यहाँ पे जॉब करके पाकिस्तान के बैंकों से ट्रस्ट लीजिंग कॉर्पोरेशन है, वहाँ से हमने गाड़ी ली, तो 30 लाख रुपया देने के बावजूद 32 लाख रुपए की टोटल गाड़ी थी, लीज पेड करने के बाद उन्होंने गाड़ी पकड़ के बेच दी, क्योंकि उसमें थोड़ा प्रॉब्लम था। तो मैं अब खुद इस पोजीशन में हूँ कि अगर वहाँ पे यही कुछ हमें मिलना है तो क्या जरूरत है पाकिस्तान पैसा भेज के और वहाँ पे बिजनेस करने की। सही, ठीक है, शुक्रिया सैयद सुल्तान जी। समी साहब सवाल आपसे था। देखिए, सबसे पहली तो मैं ये बात अर्ज करना चाहता हूँ कि अगर किसी हुक्मरान को इंग्लिश नहीं आती तो ये हमारे लिए कोई एम्बेरसमेंट की बात नहीं है, इसलिए कि अंग्रेज़ी हमारी कोई ज़बान नहीं है। आप ईरानी सदर को देखें, चाइनीज़ सदर को देखें, रशियंस को देखें, वो अपनी ज़बान में बात करते हैं और साथ उनके ट्रांसलेटर होते हैं। क्योंकि हम बड़ा अरसा बरतानिया के ग़ुलाम रहे, तो इसलिए हमारे लिए भी ये एक बड़ी बात बन गई है जी कि हमारा लीडर अंग्रेज़ी में बात करे, और दूसरे हमारे लीडर खुदा तआला इन्हें हदायत दे कि ये भी अंग्रेज़ी में बात करना ये अपने लिए फ़ख्र समझते हैं। कभी ऐसा नहीं होगा कि जाके उर्दू में तकरीर करें और साथ में कोई इन्होंने ट्रांसलेटर लिया हो। तो इस हवाले से तो अगर ये कोई बात है तो शर्मिंदगी की नहीं है। लेकिन जो दूसरी बात इन्होंने कही कि वो क्योंकि पाकिस्तानी हुक्मरान आवाम की तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर सके, मामले को सही नहीं निपटा सके, और आज करप्शन की कहानियाँ जैसे काजी साहब ने बताया, हर बड़े आदमी का बच्चा, भतीजा, भांजा किसी न किसी करप्शन में इन्वॉल्व है। तो ये बात है जिस पर हम सब एम्बेरस हैं, और इन सियासतदानों को भी इन पर एम्बेरस होना चाहिए। मैं ज़रा ये बात करना चाहता हूँ स्टोरी पे, ये जो हमारे पास टाइम नहीं रहेगा शाजिया,
कि फैसलाबाद में हमारे जी। मोहिउद्दीन भी होंगे जी, जी। कि वहाँ पे कल क्या हुआ, एक तो उनसे ज़रा पूछ लें, क्योंकि एक हमारे पास जो खबरें आई कि एक बेरोज़गार नौजवानों की तंजीम जो है कल वो एक इकट्ठे थे कैंप और लगाया कैंप हुआ था। लगाया हुआ था, और वो जो हमें कहानी सुनाई उन्होंने वो ये थी कि जी वहाँ आके को लोगों ने कहा कि आप DCO साहब के हक में नारे लगाएं, ये मुझे जो कहा, तो फिर मैंने कंफर्म किया, अपने नुमाइंदे से बात की, उन्होंने कहा जी ऐसा, फिर उसे उठा दिया गया, फिर वो लड़के गिरफ्तार हो गए, उसने वो डिग्री होल्डर्स भी हैं, आज खबर भी चली। तो जरा मोहिउद्दीन साहब मोहिउद्दीन हमारे साथ लाइन पे हैं। जी शरीयत, मोहिउद्दीन, क्या वाकया है सारा? डिग्री होल्डर्स थे, वो एक कैंप लगाकर बैठे हुए थे, बेरोजगार थे, फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, माजरा क्या है सारा? शायद ये फैसलाबाद का इलाका है, थाना गुलबर्ग के करीब। इन्होंने ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और GC यूनिवर्सिटी कुछ स्टूडेंट्स थे, उन्होंने कैंप लगाया था बेरोजगार अफराद के लिए, उनकी रजिस्ट्रेशन कर रहे थे और वो किसी किस्म का भी हमने वेरीफाई भी किया, कोई फॉर्म वगैरह फरोख्त नहीं कर रहे थे वहाँ पर। और वो जिस तरह मुख्तलिफ नारे थे जो वो लगा रहे थे, बैनर्स लिखे हुए थे कि जब तक जनता भूखी है ये आज़ादी झूठी है, इस किस्म की बातें थी जो वो इनकलाबी तौर पे कर रहे थे। इंतजामिया ने मना किया कि ये ऐसा ना करें और वो रोजगार के हवाले से भी काफी जो थे वो बदजन दिखाई दे रहे थे। पुलिस ने उनको समझाने की बजाय ये उनसे बात कर दी। ACCD फैसलाबाद ने वहाँ रेड किया, सबको गिरफ्तार किया और थाना गुलबर्ग में ये कहकर मुकदमा दर्ज करवा दिया गया कि वो जाली फॉर्म फरोख्त कर रहे थे रोजगार स्कीम के। हालांकि हम काफी देर गए तक वहाँ रहे और उनसे ये पूछते भी रहे कि अगर फॉर्म है तो उनके पास मौजूद होने चाहिए। इसकी वजह बस यही बताई गई थी कि पुलिस और तो पुलिस के पास इस बात का कोई सबूत भी नहीं है कि वो इस तरह के कोई फॉर्म जो थे वो बेच रहे थे, दे रहे थे? जी बिल्कुल, कोई फॉर्म पुलिस वहाँ ना उन्हें फराहम हमें दिखा सकी, ना मुकदमे में कोई दर्ज ऐसी है, लेकिन मुकदमा पुलिस ने रात को दर्ज कर लिया है और वो चारों थाना गुलबर्ग में बंद है। और वो कुछ आप ये भी लिखा आज स्टोरी में आपकी देख रहा था कि उनमें डिग्री होल्डर्स हैं लोग। जी, तमाम लोग मास्टर डिग्री होल्डर्स हैं। मैथकॉम का एक स्टूडेंट है उसमें जो गिरफ्तार है और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का एंटोमोलॉजी का एक स्टूडेंट है। इस तरह तमाम वो लोग हैं जो जिनके पास अच्छी डिग्रीज हैं। अच्छा गुलाम मोहिउद्दीन, ये लोग करना क्या चाहते थे? जो बेरोजगार नौजवान थे, नहीं, उनका वहाँ पे डेटा कुछ- इकट्ठा करना चाहते थे? बिल्कुल चंदा इकट्ठा नहीं करना चाहते। डेटा वो जो आप कह रहे हैं रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, रजिस्ट्रेशन कर रहे थे कि हम एक मूव चलाते हैं गवर्नमेंट के लिए कि जितने बेरोजगार हैं, स्पेशली जो डिग्री होल्डर्स हैं लोग वहाँ से, चूंकि कल बड़े हल्ला गुल्ला था उस इलाके में शहर के, कि जो लोग वहाँ से गुजर रहे थे वो रुक के रजिस्ट्रेशन करवा रहे थे। अच्छा एक बात बताइएगा अपना मोहिउद्दीन, कोई नुक्स अमन इनकी वजह से था? पुरअमन बैठे थे, पुरअमन बैठ के अपना जो है राइट एक्सरसाइज कर रहे थे, या कोई ऐसी कोई ऐसा तो हरकत नहीं कर रहे थे जिसे जो उन्होंने हाई हैंडेडनेस की है पुलिस ने कि वो उसको जस्टिफाई? नुक्स अमन नहीं था, एक साइड पे इनका कैंप था, सड़क के बिल्कुल एक साइड पे। नुक्स अमन तो अगर कहा जाए तो कल तो जुलूस निकले हुए थे शहर में यौम आज़ादी के, नुक्स अमन तो सवाल ही पैदा नहीं होता। असल में आपको याद होगा कि गवर्नमेंट ने स्कीम चलाई थी कि जो मास्टर डिग्री होल्डर्स थे उनके लिए 10,000 रुपया महाना एक स्कीम थी गवर्नमेंट की, वजीफा दिया जाता था इंटर्नशिप के तहत मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स पे। ये वो रिमाइंडर्स दे रहे थे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को, वहाँ लोगों को इकट्ठा करके कि हम दोबारा एक लेटर लिखते हैं। वो रजिस्ट्रेशन कर रहे थे गवर्नमेंट को, पंजाब या वफाक को, कि हमें दोबारा उसी स्कीम के तहत दोबारा रजिस्टर्ड कर लिया जाए कि जब तक नौकरियां नहीं मिलती उस तरह की कोई स्कीम बना दी जाए ताकि हम अपना जो काम करते रहें और डिपार्टमेंट से सीखते भी रहें। असल में इनका मोटिव यही था कि इस किस्म की कोई स्कीम बने जिसके जो पहले भी चली थी गवर्नमेंट की, 10,000 रुपये महाना मिलता था किसी न किसी डिपार्टमेंट में, इन जो थे मास्टर डिग्री होल्डर्स उनको भेज दिया जाता था। ये वो रजिस्ट्रेशन कर रहे थे ताकि दोबारा हम गवर्नमेंट को ये बता सके, लेकिन बजाय उसको नहीं। इसमें मोहिउद्दीन अगर आप मुझे इजाजत दें पूछने की, आपने बताया कि इन्होंने टेंट वेंट लगाए हुए थे, तो ये बेरोजगार आदमी के पास तो पैसे नहीं होते और ये फिर रजिस्ट्रेशन के लिए टेंट लगाना वो खर्चा, तो ये क्या वजह थी? वो रजिस्ट्रेशन किस नाम से कर रहे थे? किस इदारे को उन्होंने प्रेजेंटेशन देनी थी? सब ऐसी कोई बड़ा कोई टेंट वगैरह नहीं था वहाँ, चूंकि नड़वाला चौक है ये फैसलाबाद का, और वहाँ पर मुख्तलिफ टेंट्स पहले ही लगे हुए थे यौम आज़ादी के हवाले से, मुख्तलिफ कंपनीज की कह सकते हैं या मुख्तलिफ ताजर तंजीमों की जानिब से। वहीं पर इन्होंने अपना सिर्फ एक मेज लगा रखा था, उसके आगे एक बैनर लगा रखा था और एक रजिस्टर था इनके हाथ में, 4-5 कुर्सियां थी और 2-4 खवातीन। बैनर पर क्या लिखा हुआ था? बैनर पर मोहिउद्दीन बैनर बता रहे हैं, बैनर पर लिखा था कि जब तक जनता भूखी है ये आजादी झूठी है, ये लिखा हुआ था उन्होंने, ये एक नारा लिखा हुआ था उसके ऊपर उन्होंने। तो ये क्या फिर हम क्या बैनर भी और वो बैनर भी और वो जो मेज है वो बाकी सरकार जब्त कर लें,
रजिस्टर भी ले जाए वैसे उनका। बैनर बहरहाल, पे तो लिखा और तो अगर सच ही था। बेरोजगारी का यही हल है समी इब्राहिम साहब, तो सब बेरोजगारों पे जालसाजी का मुकदमा बनवा देते हैं, शायद मुल्क का मसला हल हो जाए। शुक्रिया मोहिउद्दीन आपका। बिल्कुल वो किस जुर्म की उन्हें सजा दी गई इस बात की शायद उन लोगों को भी मेरा नहीं ख्याल है पता। सब बेरोजगारों पे जालसाजी का मुकदमा। समी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है, वो जो बैनर पे लिखा था उसी पर एतराज था। सबको एक मसरूफियत मिल जाएगी ना सबको। वो बस पसंद, वो आप देखें ना, वो एक बड़ी बिटर बात थी। लेकिन समी साहब मुझे बात समझ नहीं आती, मुझे समझ नहीं आती, एफेड्रीन वालों को आप दिफा करते हैं, नौजवान डिग्रियां लेके नौकरियां मांगते हैं, उन पर आप शक का इजहार करते हैं, तो जरा इस पे भी गौर फरमाइएगा हुजूर। ये आप मुझसे कह रहे हैं? जी मैं आपसे कह रहा हूं कि जो एफेड्रीन वाले हैं वो उनको आप बड़ा अलाउंस और शक का फायदा देते हैं, बेरोजगारों को शक का फायदा नहीं देते, इसकी क्या वजह है? नहीं, हम तो बेरोजगारों के लिए बात कर रहे हैं। मैं तो उनसे ये कह रहा था मोहिउद्दीन साहब से कि वो सारी चीज मैं जो सवाल कर रहा था कि वो ये एक्सप्लेन कर रहे थे व्यूअर्स के लिए कि उनके पास कुछ भी नहीं था, टेंट भी कोई बड़े नहीं थे, कोई पैसे भी वो वसूल नहीं कर रहे थे। तो हम तो उनके केस को हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं काजी साहब। मेरे ख्याल में आगे बढ़ते हैं। समी साहब उस खबर को जरा हाईलाइट कीजिए। पंजाब के जो आईजी हैं हाजी हबीबुर रहमान वफाक से कह रहे हैं कि उन्हें बहादुर पुलिस अफसर का खिताब दिया जाए, एजाज दिया जाए। ये भी एक बड़ा दिलचस्प ये एक बात है कि हाजी हबीबुर रहमान साहब ने लेटर लिखा है वफाकी हुकूमत को कि जनाब मैं एक बड़ा बहादुर पुलिस अफसर हूँ और मनावा में 2010 में जो वाक़या हुआ था उसमें मैंने बड़ी बहादुरी दिखाई थी, तो इसलिए मुझे आप जो सदारती तमगा है वो दें। जिस पर वफाकी हुकूमत ने लेटर लिखा है पंजाब गवर्नमेंट को कि ये कवायद और जवाबत की खिलाफ वर्जी है। वो खुद हमें लेटर नहीं लिख सकते, ये तो पंजाब के जो सेक्रेटरी दाखिला हैं उनकी रिकमेंडेशन से आना चाहिए। और उन्होंने ये सजेस्ट किया है जो रिपोर्ट्स बता रही हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और साथ ही ये भी बताया उन्होंने कि जो ये तमगात मिलते हैं, वैसे तो माशाल्लाह मीरा को भी तमगा मिल गया और भी पता नहीं किस किस को तमगे दे देते हैं। मैं वो लिस्ट देख रहा था कि बहुत सारे लोग तो सिर्फ वो लिस्ट देख के तमगे वापस कर देते हैं। उन्होंने उसमें ये बात कही कि जो 1 साल पुराना वाकया उस पर तमगा दिया जाता है, और ये मनावा का वाकया तो 2010 का था। और पुलिस में तो उसको एक बाकायदा पूरा एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन समझी जाती है, क्योंकि कमांडोज ने आके पुलिस के कमांडोज को रिहा करवाया था, फौज के कमांडोज ने। तो पता नहीं क्यों हाजी हबीबुर रहमान साहब वो उस पर कहते हैं कि मैं बड़ा बहादुर हूं, और मुझे खुद से ही कह दिया उन्होंने कि मुझे बहादुरी का तमगा दिया जाए। काजी साहब आप थोड़ा सा देखिए, मैं समी साहब फिर आप नाराज हो जाएंगे। देखें इधर ये कहते हैं जमहूर का तिया पांचा करके कहते हैं हम जमहूरी हैं, तो अगर वो भी अब बहादुरी का अगर उन्होंने दावा कर दिया तो हम उन्हें तो कैसे रोके? हम आपको रोक सके भला कभी? तो चले वक्त कम है, आपकी खबर मैं एक आप तो काजी साहब कोई आप बिल्कुल पूरे अपने एजेंडे पर कायम हैं। मैं तो हर बात ये अच्छा एक बड़ी अच्छी खबर है, मैं ये भी शेयर कर लूं कि रफेल क्रोया ने फाइनली जूलियस असांज जो हैं जो विकीलीक्स के खालिक हैं, उनको उन्होंने सियासी पनाह दे दी है। अब छोटा सा मुल्क है एक्वाडोर जो है, और उनके पास कोई एटम बम वगैरह भी नहीं है, और लेकिन उन्होंने ये कहा है कि जनाब ये जो एक डेमोक्रेटिक नाम्स है इंटरनेशनल, और जो हमारे असूल हैं, जो हमारे डेमोक्रेसी के असूल हैं, उसके मुताबिक हमें लगे हैं जूलियन असांज। हालांकि अमेरिका बहादुर और बरतानिया बहादुर और दीगर जो वर्ल्ड एस्टेब्लिशमेंट है उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। अब मामला ये है कि वो एक्वाडोर की एम्बेसी में मैसूर हैं लंदन में, अब वो वहाँ से कैसे निकलेंगे? मगर ये जो ताज़ा तरीन खबर आई है वो ये कि एक्वाडोर ने उन्हें सियासी पनाह दे दी है, और अब इसके बाद ये सिलसिला जारी है। तो मैं ऐसे सिम्बॉलिकली कहता हूँ कि जो आज़ाद हुक्मरान होते हैं, जो कौमें तो आज़ाद रहती हैं और आज़ाद रहना भी चाहती हैं, और उनके अंदर एक हुर्रियत भी होती है, मगर उनके ऊपर इम्पोज कर दिए जाते हैं ऐसे लोग जो उनकी विल को भी कुचलते हैं और अपनी वारदात में रहते हैं। मगर आप देखें कि आज के दिन में रफेल क्रोया जैसा आदमी जो है वह हार्वर्ड के से वो पढ़े हुए हैं, अमेरिका से ही पढ़ लिख के आए हैं, वहाँ इलेक्शन जीते हैं उन्होंने सदारती, और इस वक्त उनको रोकने की, उनके खिलाफ कू भी करवाने की कोशिश हुई। उनके खिलाफ एक कू हुआ जिसको उन्होंने रजिस्ट किया, मगर आज भी उन्होंने एक असूल की बात की है। तो हमने कहा लेकिन अभी वो लंदन में, अभी लंदन से एक्वाडोर जाना भी उनके लिए अब ये है कि अगर वो बाहर निकलते हैं तो उसे वो पकड़ लेंगे, तो एक स्टैंड ऑफ जरूर है। और जूलियन असांज के पर भी जो मुकदमा है हमें पता है वो कितना, हम जानते हैं, जैसे आफिया सिद्दीकी पे मुकदमा जो है वो कितना जायज था, ये भी या और कितने शफाफ अंदाज में होता है। तो ये बहरहाल एक स्टोरी मैंने आपकी एक और स्टोरी रहती है 83 अरब की जो बदउनवानी तौकीर सादिक सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा है कि अगर तौकीर सादिक साहब जो कि ओगरा के जो है सरबराह रहे हैं, वो अगर ECL पे थे और जनवरी से ECL पे हैं, तो उनको क्यों बाहर जाने दिया गया? अब पता चला है कि एक और वकील सामने आ गए, डॉक्टर बासत साहब जो है उनके भी वकील हैं,
जो सामने आए हैं। तो वो ये कहते हैं जी कि ये आप उन्होंने एक अपने पेपर्स दिए हैं, उससे पहले एक और वकील थे, उन्होंने कहा जी मैं भी उनका हूँ, मगर वो खुद तौकीर सादिक साहब बाहर जा चुके हैं, मगर वो आएंगे या नहीं आएंगे। और सुप्रीम कोर्ट बजा तौर पे पूछ रही है, 83 अरब रुपए का मामला है, और नैब को भी उन्होंने सरजनिश की कि भाई हमें 3 दिन के अंदर अंदर ये बताएं ये पैसे हम कैसे रिकवर कर सकते हैं। तो ये प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया समी साहब आपका, काजी साहब आपका। प्रोग्राम के लिए फीडबैक दीजिए। खबर@दुनिया TV.tv पर। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।